हमारा जो आज का टॉपिक है वीडियो का, जो टॉपिक हम ले रहे हैं व्याकरण शास्त्र में, वो टॉपिक है हमारा संधि। और संधि में हमने लगभग स्वर संधि के पूरे भेद पढ़ लिए हैं, व्यंजन संधि के पूरे भेद पढ़ लिए हैं, और हमारा जो आज संधि का अंतिम भेद विसर्ग संधि है, और उस विसर्ग संधि का जो अंतिम भेद है लोप विसर्ग संधि, वो चलेगा। तो पहली चीज़ तो हम देखते हैं संधि। तो संधि क्या चीज़ है? वर्णों का मेल है, दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। अब दो वर्ण वो व्यंजन भी हो सकते हैं, वो स्वर भी हो सकते हैं। संधि में शर्त नहीं है कि जब पहले वाला वर्ण स्वर ही हो, या पहले वाला वर्ण व्यंजन ही हो, या दूसरे वाला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, लेकिन दो वर्ण होने चाहिए। जब तक दो वर्ण आपस में नहीं मिलेंगे वो संधि नहीं कहलाएगी। तो संधि की सीधी सीधी परिभाषा क्या हो जाएगी? संधि की सीधी परिभाषा होगी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो कोई नई चीज उत्पन्न होती है, वह नई चीज संधि कहलाती है। वह नई चीज संधि कहलाती है। फिर हमारे संधि का जो हमारा पहला भेद था स्वर संधि, उसमें जरूर शर्त थी कि दोनों तरफ जो वर्ण हैं वो स्वर होने चाहिए थे। इधर भी जो पूर्व पद था वो स्वर था, परपद था वो भी स्वर था। तो दोनों स्वर और स्वर मिलने के बाद जो नया शब्द आएगा वो भी स्वर होगा। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न जो होने वाला नया जो स्वर आदेश हो रहा था, वो नया स्वर भी क्या होता? दीर्घ होता। तो वहाँ पर दीर्घ संधि थी। अगर नया स्वर गुण हो रहा है तो वो गुण संधि थी, नया स्वर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि संधि थी, यण हो रहा है तो यण संधि थी। इस प्रकार से उन संधियों के नाम बताए गए हैं। इसी प्रकार व्यंजन में जहाँ पर इष्टु हो गया था वो इष्टुत्व संधि थी। जिस संधि में इष्टु हो गया, दो वर्णों के मिलने पर इष्टु होता है, वो इष्टुत्व होती है। और जहाँ पर चर आदेश होता है वो चरत्व संधि होती है। जहाँ पर दो वर्णों के मिलने से जस आदेश होता है वो जसत्व संधि है। इसी प्रकार विसर्ग संधि में जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स आता है वो विसर्ग सत्व विसर्ग संधि हो गई। जहाँ पर विसर्ग का लोप होकर वहाँ पर रह आ गया, अर्थात विसर्ग के स्थान पर रह का आदेश हो गया, वो रुत्व संधि थी। और जहाँ पर विसर्ग के स्थान पर उ आदेश हो गया वो उत्व संधि थी। और जहाँ पर विसर्ग समाप्ति हो जाए और कोई आदेश ही नहीं हो, अर्थात विसर्ग का लोप हो जाए, वह लोप विसर्ग संधि है। अर्थात जहां पर विसर्ग के स्थान पर कुछ नहीं आता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो वो संधि कौन सी होगी? लोप विसर्ग संधि होगी। इस संधि के नियम 3-4 है, थोड़ी बड़ी संधि ज्यादा है। दूसरी संधि के अंदर बड़ी होने के साथ साथ इसमें कुछ परिभाषाएं आएगी, कुछ नियम आएंगे, वो नियम इसमें ज्यादा है। हमने सत्व संधि पढ़ी, हमने उत्व संधि पढ़ी है, हमने रुत्व संधि पढ़ी है। अब हम लोप पढ़ रहे हैं तो लोप विसर्ग संधि के 4 नियम हैं। चारों नियमों को हमें लिखना होगा, लिखने के बाद समझना होगा और समझ करके समझना होगा। हम वही समझा रहे हैं जो लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो समझ में आने वाली चीज भी है। तो आराम से विसर्ग संधि के जो 4 नियम हैं ये बहुत कम लोगों के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं, लेकिन हम जहाँ तक पूरा संभावना है कि हम इन नियमों को आराम से स्पष्ट आपके सामने कर पाएंगे, बता पाएंगे। पूरा प्रयास ही नहीं बल्कि समझाने का पूरा जो जिम्मा है वो हम लेंगे। तो जो विसर्ग संधि है, विसर्ग का जो चौथा लोप, जो लोप विसर्ग संधि का जो नियम है वो 4 नियमों के अनुसार बताया गया है। और लोप विसर्ग संधि के अंदर जैसा कि हमने बताया कि विसर्ग के स्थान पर लोप हो जाना लोप विसर्ग संधि कहलाती है। अब है कि स्वर संधि कौन सी होती है? स्वर संधि तो वो जो स्वर के स्थान पर आती है, अर्थात जिस संधि में स्वरगत परिवर्तन होता है वह स्वर संधि होती है। जिस संधि में व्यंजनगत परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि होती है। और जिस संधि में विसर्गत परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि होती है। ये विसर्ग की परिभाषा होगी। अब विसर्ग संधि का जो आज हम भेद पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लोप विसर्ग संधि। उस संधि का नाम क्या है? लोप विसर्ग संधि। हम लिखते हैं यहाँ पर लोप विसर्ग संधि।
लोप विसर्ग संधि। जैसा कि इसमें नाम ही क्या है संधि का, इस संधि का नाम है लोप। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, चले जाना, वहां से चले जाना, ये संधि का नाम है लोप विसर्ग संधि। तो देखो नाम क्या है, लोप, किसका लोप होगा, विसर्ग। विसर्ग से लोप होते, इससे विसर्ग लोप संधि कहते थे। जहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग से लोप भवति, यत्र विसर्ग से लोप भवति, जहां पर विसर्ग का लोप होता है, स विसर्ग संधि कहते थे, वह विसर्ग संधि कहलाती है। क्या कहलाती है वो, विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि की जो लोप होने वाला है उसका पहला जो नियम है, पहला जो सूत्र है, वो लिखते हैं संधि किसे कहते हैं। तो संधि करते समय यदि विसर्ग का लोप हो जाए, संधि करते समय यदि विसर्ग का लोप हो जाए, वही विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग लोप संधि की जब तक हमें पता ही नहीं कि लोप विसर्ग संधि क्या होती है, हम कैसे पढ़ेंगे। तो पहले हमें ये समझना कि लोप विसर्ग संधि होती क्या चीज है। अब कई जगह देखा हमने लोप संधि, वो लोप संधि, ये लोप का मतलब विसर्ग। अगर रे का भी लोप हो रहा है तो वहां रे किससे बना है, विसर्ग से बना है। अगर कई जगह से का लोप हो रहा है तो से किससे बना है, विसर्ग से बना है। तो कुल मिलाकर के संधि का नाम है लोप विसर्ग संधि। लोप विसर्ग संधि होती है क्योंकि यहाँ पर जो भी रे बन रहा है, जो से बन रहा है, वो सब विसर्ग का बनता है। तो संधि करते समय यदि विसर्ग का लोप हो जाए, वही विसर्ग लोप विसर्ग संधि कहलाती है। अब इसका पहला नियम हम पहला लिखते इसका, अतो अनत्य अचि विसर्गे लोप है। अतो देखो पहला नियम लिखते हैं हम इसका सूत्र के अनुसार, अतो ये अवग्रह का ए है, ये अवग्रह किसका है, अनत्य, अनत्य अचि, जो क्या लिखा है, अनत्य अचि। अचि का मतलब इसमें अच प्रत्याहार है, विसर्ग लोप है, विसर्ग लोप है, ये इसका पहला सूत्र है, ये संधि का पहला सूत्र है। अतो अनत्य अचि विसर्ग लोप है। पहले मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूं ये चीज क्या है। इसको समझते पहला नियम, ये संधि बिल्कुल ही सरल संधि, नियम 4 है, लेकिन हम 3 संधियों को पढ़ के आ चुके हैं, हमें कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और जब हम लोप विसर्ग संधि पढ़ाएंगे तो लोप विसर्ग संधि के बाद में हम संधि का एक चीज और लेंगे। जिस प्रकार से हमने स्वर संधि पढ़ाई थी तो स्वर संधि का चक्र भी बना दिया, सातों संधियां एक साथ समझाइए। जब हमने व्यंजन संधि समझाई वो हमने व्यंजन संधि का दंगल के नाम से बताया था। इसी प्रकार विसर्ग संधि का ये भेद होते ही हम विसर्ग का एक वीडियो और जारी करेंगे भी, जिसमें चारों विसर्ग संधियों को एक साथ, ताकि कंफ्यूज वाली स्थिति कम से कम पैदा नहीं हो, वो हम समझाएंगे। तो अतो यहाँ पर क्या हो गया, अतः है। अतः का मतलब क्या होता है, अतः का मतलब होता है अत के बाद, ए के बाद। अतः का मतलब क्या हो गया, ए के बाद। अत में त की तब प्रसंज्ञा होती है, जब त की तब संज्ञा तो यहाँ पर क्या बच गया, ए। तो ए के बाद में, ए के बाद में, ए के बाद में क्या होगा, विसर्ग। यदि क्योंकि लोप किसका होगा, विसर्ग होगा। अब विसर्ग कहाँ लगा होगा, ए के बाद में। तो अतः है, अतः का मतलब हो गया ऐसे परे। ऐसे परे क्या होना चाहिए, ऐसे परे होना चाहिए अन अति। तो क्या लिखा हुआ है, अन अति। अन का मतलब नहीं होना चाहिए, अति का मतलब, अति को इसमें दो लगी हुई है, दो जगह सप्तमी लगी हुई है, एक तो अति में लगी हुई है। मैं इसको तोड़ता हूं यहां से, यहां क्या लग गया, अन। अन का मतलब नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अति। क्या, अति का मतलब हो गया ए। ए नहीं होना चाहिए, ए कहां नहीं होना चाहिए, बाद में। और क्या होना चाहिए, अची। अच्छी का देखो ये अलग अलग कितनी सरल परिभाषा दी है इसने। देखो अन अति अची, तो अन का मतलब होगा नहीं होना चाहिए, अति का मतलब ए, मतलब ए, तो यहाँ पर तो ए ये हो गया। अब यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार, नियम के अनुसार क्या बताया इसने, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए। फिर अच्छी के रूप में क्या आ गया, अच्छी के रूप में आगे पूरे स्वर, ये होना चाहिए। बताओ कितने सरल चीज है। अब इस संधि को हम लिखेंगे, लिख करके समझेंगे। ये हमने सूत्र से समझा है। अगर हम सूत्र नहीं बताते तो रटी रटाई परिभाषा एक आपके सामने आ जाती और फिर आप कहते हैं कि ये परिभाषा और हमने बहुत जगह रटी है, लेकिन हमने इसको बनाया किससे, एक सूत्र से बनाया है। और सूत्र क्या है, अतो अनत्य अची विसर्ग लोप है। तो यहाँ पर अतः का मतलब समझ गए आप, अतः का मतलब कौन आ गया, ए। ऐसे परे, ऐसे परे का मतलब ऐसे बाद में क्या होना चाहिए, अन अति। अन का मतलब नहीं होना चाहिए, अति का मतलब ए नहीं होना। ए के बाद में क्या नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। और होना क्या चाहिए, अच्छी। अच्छी का मतलब अच प्रत्याहार, और अच प्रत्याहार में स्वर आते हैं, पूरे स्वर आते हैं।
अच प्रत्याहार में पूरे स्वर आते हैं, एक स्वर को निकाला गया है, वो कौन सा स्वर है? अन, अति, ए नहीं होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल पहला नियम बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपका। अब इस संधि की परिभाषा में एक बार इस नियम को बोर्ड पे लिख देता हूँ, लिखना ज़्यादा जरूरी होती है। देखिए बोलना और कई बच्चों के समझ में नहीं आती तो हम 0 क्लास से स्टार्ट, भाई कई बच्चे ऐसे हैं सूत्र से नहीं समझ सकते, कई जगह ऐसा सूत्र से नहीं समझ सकते, तो मैं लिख करके इस नियम को पूरा बताऊंगा आपके सामने। तो देखिए ये तो हम समझ गए, इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो ये हमारा पहला सूत्र है। अब इसका नियम मैं आपको पूरा कंप्लीट बोर्ड पे लिखूंगा। यदि पूर्व पद के अंत में, या हम कहते हैं ए के पश्चात, विसर्ग के पहले क्या हो? ए। एक चीज और, विसर्ग हमेशा कहाँ होता है? स्वर के बाद में होता है। विसर्ग हमेशा कहाँ होता है? स्वर के बाद में। और यहाँ स्वर कौन सा होगा? ए, क्योंकि बता रखा है ए स्वर होगा। तो हम लिख दें एस विसर्ग के पहले, क्या लिख दें हम? विसर्ग के पहले हम लिखेंगे पूरी एक एक चीज कि विसर्ग के पहले क्या हो? ए। कहाँ होगा? पूर्व पद में, पूर्व पद में। विसर्ग के पहले ए पूर्व पद में, पूर्व पद में हो, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के पश्चात, तथा विसर्ग के पश्चात क्या होना चाहिए? ए के अतिरिक्त, विसर्ग के पश्चात पर पद में, विसर्ग के पश्चात पर पद में ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में संधि करने पर, ऐसी स्थिति में संधि करने पर, ऐसी स्थिति में संधि करने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। ये पहला नियम। क्लियर? देखो कितना सरल नियम है ये कि विसर्ग के पहले क्या है? ए। अब एक चीज देखो, विसर्ग के पहले इसने ए कर दिया, विसर्ग के बाद में ए नहीं किया, ताकि कम से कम वो उत्व संधि नहीं बने। वो क्या नहीं बने? उत्व संधि नहीं बने। हम चारों संधि के नियम कहीं भी नहीं टकराएंगे। ये हम जब आपको 4 संधि एक साथ समझाएंगे तब बता देंगे पूरी चीजें, ये संधि अलग है। तो देखो विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? विसर्ग के पहले ए होना चाहिए, विसर्ग के बाद में फिर तथा विसर्ग के पश्चात पर पद में ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, ऐसी स्थिति में संधि करने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। समझ में आ गई? बिल्कुल। इधर क्या होना चाहिए? इधर का मतलब हो गया पूर्व पद में क्या होना चाहिए? पूर्व पद में ए होना चाहिए, पर पद में ए के अतिरिक्त कंप्लीट स्वर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा और कोई पहचान चिन्ह अवग्रह कुछ नहीं आएगा, केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा। बाकी संधि वैसे के वैसे आएगी। उदाहरण हम समझ लेते हैं, इसके 2-3 उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण देखो आप, ये नियम मैंने लिखा दिया है, आराम से नियम को ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम चारों नियमों को समझते हुए इसके उदाहरण समझेंगे। संधि इतनी खतरनाक चीज है ही नहीं, और लोप विसर्ग जैसे हम संधि के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हमें हमारे लिए संधि बिल्कुल सरल होती जा रही है। जब हमने संधि का नाम सुना तो कईयों को संधि से डर लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं संधि बिल्कुल सरल हो रही है। तो देखते हम अगला इसमें उदाहरण समझते हैं। उदाहरण लिख दिया रामः धन आगच्छति। उदाहरण क्या लेंगे हम? उदाहरण लेंगे हम रामः धन आगच्छति। उदाहरण क्या लेंगे? रामः धन आगच्छति। ये उदाहरण ले लिया हमने, रामः धन आगच्छति। अब रामः में देखिए यहाँ पर कौन है? ए है, और ए के बाद में ए नहीं है, तो मतलब उत्व तो नहीं बनेगी, उत्व की शर्त थी ये। ए के दूसरे उत्व में आ जाओ आप, बसत्व तो ऐसे नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पर खर प्रत्याहार नहीं है। फिर उसके बाद में कौन सी आ गई? उत्व। उत्व इसलिए नहीं बनेगी, इधर तो ए बिल्कुल सही है, उत्व बन सकती है, लेकिन यहाँ पर आ गया तो उत्व नहीं बनेगी। फिर आ गई रुत्व। रुत्व में यहाँ पर ए नहीं आता है, तो चौथी संधि कौन सी बच गई? लोप। तो लोप ही होना है।
संधि का लोप होना है। तो देखिए ये क्या गया, रा, बस कुछ नहीं करना है, सीधी संधि। अब वो हलंत लगाना, ए निकालना, इतना कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते इसमें ए है, सब जानते इसमें ए है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, आ। संधि का नियम क्या था, इधर ए होना चाहिए, इधर ए के अतिरिक्त कोई शब्द होना चाहिए। तो शब्द अतिरिक्त शब्द आ गया तो संधि का लोप कर दो, संधि क्या हो जाएगी, राम आगच्छति। संधि क्या हो जाएगी, राम आगच्छति। बस मिलेंगे नहीं, ओ नहीं होगा, ये संधि होगी इसकी, राम आगच्छति। बिल्कुल क्लियर बात है। स्वर होना चाहिए, स्वर ही होना चाहिए, व्यंजन ही होना चाहिए। आगे नहीं आएंगे तो व्यंजन भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्वर। दूसरा उदाहरण ले लो एक और, कृष्ण इति। अब इनके आप बनाएंगे, मैं बना दिया आपके सामने। इन सूत्रों को लिख लो, जो उदाहरण बता रहा हूं इनको आपको ही करना है। कृष्ण में ए हो गया, इधर ई हो गया, तो न तो देखो सत्व नहीं होगी, उत्व यहाँ भी नहीं होगी, रुत्व यहाँ नहीं होगी। अब चौथी संधि कौन सी बची, अरे भाई ये तो है ही नहीं कि ये संधि को दीर्घ संधि है। दीर्घ तो वैसे भी नहीं हो सकती, व्यंजन भी नहीं हो सकती। अब हम विसर्ग में आए तो विसर्ग के अंदर पहला वेद कौन सा, सत्व संधि। तो क्या ये सत्व संधि हो सकती है, यहाँ पर ये है, नहीं हो सकती, क्योंकि सत्व संधि में पहला दूसरा वर्ण आता है, तीनों से आते हैं, नहीं हो सकती। फिर तीसरी संधि कौन सी आएगी, रुत्व। रुत्व इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ पर ए आ गया, क्लियर है नहीं। रुत्व का नियम था, यहाँ पर ए नहीं आना चाहिए, और अगर यहाँ पर ए आना चाहिए तो कौन सा आना चाहिए था, अवयव का आना चाहिए, चाहे संबोधन आना चाहिए था। क्लियर है। चौथी का संधि कौन सी बच गई, लोप। तो ये लोप संधि हो गई। अब उदाहरण आप ये बनाएंगे, कृष्ण इति लिख दिया मैंने, आगे लिख दिया मैंने बालक है, बालक है धन, क्या लिखा भाई, बालक है धन इच्छति, बालक है धन इच्छति लिख दिया मैंने। ये आप ले सकते हो, बालक है धन इच्छति लिख दिया। अगला और उदाहरण लो, कृष्ण धन उवाच, कृष्ण है धन उवाच। कन्फ्यूजन की जहां स्थिति हो वहां पर आप बता सकते हो। कृष्ण धन उवाच लिया। रमेश है धन आयाति, रमेश आता है, रमेश है धन आयाति। ये लो, ये इस नियम के पूरे उदाहरण हो गए लगभग लगभग। और उदाहरण बहुत सारे बना सकते हो। देखिए इधर कौन है, सब जगह ए है, इधर कौन है, ए के अलावा है, संधि का पहला नियम। हम नियम ध्यान रखना है कि इस नियम पहला कौन सा, ये नियम पहला हो गया। अब हम चलेंगे नियम सेकंड नियम में चलेंगे, दूसरे नियम में चलेंगे। विसर्ग लोप संधि के दूसरे नियम में लोप हो जाने का मतलब होता है उसका नामो निशान वहां से खत्म हो जाना, कोई भी पहचान नहीं रहना। हम पूर्व रूप पढ़ रहे थे, उसकी पहचान रह रही थी, हम पर रूप पढ़ रहे थे तो भी वहां कुछ न कुछ था, लेकिन इस लोप के अंदर सब कुछ लोप हो जाना, कोई भी इसकी पहचान नहीं रहना। अब समझेंगे इस नियम का, सेकंड नियम का उदाहरण और उसके पूरे चर्चा करेंगे, उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। सेकंड नियम, दूसरा नियम क्या है, विसर्ग लोप संधि का दूसरा नियम, दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा सूत्र इसका है आतो असि विसर्गस्य लोप है, आतो असि विसर्गस्य लोप है। विसर्ग लोप संधि का दूसरा नियम क्या है, आतो असि विसर्गस्य लोप है। लिखता हूं मैं यहां पर, यहां लिखता हूं सेकंड नियम क्या है, आतो असि, आ क्या लिखा है, आतो असि विसर्गस्य लोप है, आतो असि विसर्गस्य लोप है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जहां पर अपवाद वाली स्थिति पैदा हो रही है, अपवाद वाली स्थिति यहां पर कहीं कोई पैदा नहीं हो रही है। आतो असि विसर्गस्य लोप है। आतो का मतलब इधर कौन आ गया, आ गया। आतो में से हमने क्या निकाल दिया, आते है, क्या निकाल दिया, आते है। और आते है का मतलब क्या हो गया, आ हो गया। आते का मतलब क्या हो गया, आ हो गया। इधर कौन है, असी, असी में प्रत्याहार कौन सा है, असी के अंदर प्रत्याहार होता है अस प्रत्याहार। असी में कौन सा प्रत्याहार है, अस प्रत्याहार है। और हम समझ चुके हैं, हम दीर्घ संधि से पढ़ रहे हैं, हम स्वर संधि से पढ़ रहे हैं कि सूत्र में जहां पर सप्तमी विभक्ति होती है वो पद कहाँ होता है, पर में होता है। वो पद कहाँ होता है, पर में। पर में का मतलब वो पद बाद में होता है। तो अस प्रत्याहार कहाँ आएगा, बाद में आएगा। अस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अस प्रत्याहार के अंदर वर्ण आते हैं तृतीय, चतुर्थ, पंचमी और यवरल है। हम लिख लेंगे सूत्रों को। तो इसके अंदर अस प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, अस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आता है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, और यवरल और है। जबगढ़ 10 के से देखो, असी में ऐसे स्टार्ट होगा,
कौन सा, ऐ उण के ऐसे लगा करके जबगढ़ का जो स है, हम प्रत्याहार पहले लिख रहे हैं, लेकिन आपको सबको प्रत्याहार पता है कि हर संधि के अंदर प्रत्याहार पढ़ रहे हैं, बिना प्रत्याहार के संधि बनती नहीं है। अब अस प्रत्याहार शुरू से कहां से होगा, ऐ उण के ऐसे होगा, जबगढ़ के स तक होगा। तो ये जितने वर्ण हैं ये पूरे क्या है, अस है, अस प्रत्याहार। समझ गए आप, अस प्रत्याहार क्या, ये सर ने बता दिया। अस आने पर, तो अस के आने पर मैं बोल रहा हूं अस और आप कर रहे हो ठस, नहीं, अस प्रत्याहार है। और अस प्रत्याहार शुरू कहां से होता है, पहला जो महेश्वरी सूत्र का पहला सूत्र जहां से शुरू होता है, ऐ ऊण, ऐ ई ऊण, वहां ऐसे लगाकर जबगढ़ के जो स है, शंकर वाला जो स है, वहां स तक जो जितने वर्ण आएंगे वो अस प्रत्याहार में आएंगे। और कौन कौन से वर्ण आएंगे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आएगा, य व र ल ह आएगा, ये आएंगे अस प्रत्याहार में। मतलब पूरे स्वर हो गए, पूरे स्वर भी तो हो गए ना, तो ऐसे स्टार्ट किए हैं तो पूरे तो स्वर हो गए, तीसरा चौथा पांच, यहाँ लिख दूं मैं, इधर लिखता हूँ अस प्रत्याहार में कौन आ रहा है, पहले तो कौन आ गए, क्योंकि ऐ ई ऊण है तो पहले स्वर आएंगे, स्वरों के बाद में कौन आ गया, स्वरों के बाद में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण हो गया, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया, य व र ल और है हो गया। ये लीजिए, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। ये आने पर यहां पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। ये कच्ची चीज है, ये हमने कच्चा नक्शा बनाया है। अब पक्का नियम हम लिख कर बता देंगे आपको। अब समझ गए क्या क्या कहाँ आना चाहिए, इधर कौन आना चाहिए, केवल आ, इधर कौन आना चाहिए, 3 4 5 पूरे कंप्लीट स्वर, य व र ल है, य व र ल है। अब इस नियम को हम लिख करके देख लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लिखी हुई चीज ज्यादा बढ़िया रहती है, लिखना चाहिए। ये देखो कॉमर्स का नियम होता है कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले, पहले लिख पाछे दे और भूल पड़े कागज से ले। इसलिए व्यापारी लोगों का विशेष ये नियम होता है कि पहले चीज को लिखते हैं फिर सामान के तोल के देते हैं। ये नहीं पहले तोल के देते बाद में लिखेंगे, गलत चीज, पहले लिखो बाद में दो, क्योंकि अगर भूल भी हो जाएगी तो फिर हम कागज से वापस ले सकते हैं। तो देखिए सेकंड जो नियम है उसका नियम मैं लिख देता हूं यहाँ पर, विसर्ग के पहले पूर्व पद में, विसर्ग के पहले पूर्व पद में, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले पूर्व पद में, कौन से पद में, पूर्व पद में, विसर्ग के पहले पूर्व पद में आ हो, पूर्व पद में क्या हो, आ हो, आ हो, तथा तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात पर पद में, विसर्ग के पश्चात पर पद में कोई भी स्वर, कोई भी स्वर, कोई भी क्या हो, कोई भी स्वर, तथा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण व ये व र ल, ये व र ल हो तो संधि करते समय, तो संधि करते समय, तो संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो संधि करते समय विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग वहां से मर जाएगा, चला जाए, हमेशा गए वहां से चला जाएगा, वापस नहीं आएगा फिर वो। तो नियम क्या था, विसर्ग के पहले पूर्व पद में आ हो तथा विसर्ग के पश्चात पर पद में कोई भी स्वर हो सकता है या प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण व य व र ल हो तो संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाता है। इनमें से एक वर्ण होना चाहिए, नहीं य व र ल हो चारों आने, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो आ होना ही चाहिए, वहां पर कोई भी स्वर में से एक स्वर हो सकता है।
तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में से एक वर्ण हो सकता है, यवरल है में से एक वर्ण हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के एक वर्ण होना चाहिए, नहीं पूरे वर्ण आने, एक वर्ण, वहां पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर है, नियम आपको दिख रहे हैं, आप नियम को ले सकते हो भाई, ले लो। अब अगला जो इसका उदाहरण हम समझेंगे, तो इसके उदाहरण देखो, क्या उदाहरण है इसके। इतनी सरल चीज है, इतनी सरल चीज है, संसार में कोई चीज कठिन है ही नहीं, लेकिन अगर करने की अगर हम ठान लें तो फिर आदमी क्या कर सकता है। देखो, जब रावण मरा था रामायण काल में, तो उसने मरते मरते ये बात कही, ऐसा मैंने सुना है कि उसने कहा था कि अगर मैं जिंदा रहता तो आकाश की सीढ़ियां लगा देता। वो मर गया तो भी सीढ़ियां लग गई, क्योंकि आकाश में, अंतरिक्ष में आदमी अभी जा रहे हैं, पता नहीं वो मरता तो क्या नहीं करता, लेकिन मरने के बाद भी सीढ़ियां लगी चुकी, क्योंकि आदमी आकाश में नहीं, आकाश से ऊपर भी जा सकता है, अंतरिक्ष में जा सकता है, तो आकाश तो और नीचे रह गया। आदमी में एक बहुत तगड़ी बुद्धि होती है, बहुत तगड़ा दिमाग होता है, दिमाग को काम में जरूर लेना चाहिए। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखो, बाला है धन अत्र। अरे बाला का नाम तो सुना नहीं, सुना बाला का नाम सब बच्चों ने सुना है, सुना बाला का नाम, अक्षय कुमार वाला बाला, वही वाला क्या, हाँ, बाला है धन अत्र। अब देखो अपना नियम क्या था, नियम क्या था, नियम था इधर तो क्या होना चाहिए था, आ होना चाहिए था, इधर कोई भी स्वर हो सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण भी हो सकता है, यवरल है भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता, हो सकता है, तो हो सकता है, तो ये अब करना क्या, सीधा सीधा विसर्ग का लोप, ये नहीं इसमें से हम आ निकालेंगे, इधर है कुछ नहीं निकालेंगे, यहाँ से विदाई करेंगे, किसको विदा करेंगे, विसर्ग को विदा करेंगे। विदा करने का मतलब लोप हो जाना, विदा करने का मतलब लोप हो जाना। लोप किसका होगा, विसर्ग का लोप होगा, तो कर दो लोप। ये संधि क्या बन गई, ये बन गई बाला, इसको मिलाना नहीं है, ये बन गया अत्र। ये नहीं करते हो क्या आप, ऐसा कभी नहीं होगा, ये हो गया बाला, ये हो गया अत्र, ये संधि नहीं होती भाई, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ठीक, अब इसके उदाहरण में और ले देता हूं, जिनको आपको खुद गौर करना है। अगला उदाहरण देखो, लता है धन ए धनते। ये उदाहरण आप करोगे, लता है धन ए धनते, ये लो जी, पहला उदाहरण आपके सामने, ये करना है। दूसरा लो, बाला है धन हसंती, बाल का धन कर लो बाबा, बाल का है, बाला वाला कर रहे हो, बाल का धन हसंती, ये लो, क्योंकि इधर क्या आ रहा था, इधर यवरल है तो है आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उत्तर संधि वैसे नहीं बनेगी, यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत कहीं। बाल का धन गच्छन्ति, बाल का है धन गच्छन्ति, ये लिख दिया हमने, बाल का है धन गच्छन्ति, ये भी हो चुका। आगे ले सकते हैं हमें, पुरुषा है, पुरुषा है धन यान्ति, जाते हैं, यान्ति ये वर्ण ला सकता है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उदाहरण, ताह धन गच्छन्ति, ताह धन गच्छन्ति, बस ये लो, ये उदाहरण हो गए। सब पूरी जगह इधर क्या आना चाहिए, सब जगह आ रहा है, इधर स्वर आ रहा है, कोई भी स्वर आ सकता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ सकता है, ये वर्ण हो सकता है, कोई दिक्कत कहीं दिख नहीं है। वाता है वांति, हवाएं चलती है, वाता है ये आ गया, वांति में वा गया, आ सकता है, ये लो। अब ये आप बनाओगे, ठीक है। अरे समस्या कहीं होनी नहीं चाहिए, जब तक हम हैं तब तक दम है, समझते चलो। आप सूत्र कोई पूछ सकते हो, नियम सब सही है बिल्कुल, अपने नियम कहीं भी कोई गलत नहीं है, आपको समझ में आना ही चाहिए। अब देखते हैं हम सूत्र नंबर 3, इसका तीसरा नियम क्या है, क्लियर। इसका नियम नंबर 3 देखेंगे हम। तीसरा नियम, घबराने की कोई, जब ये संधि पूरी, जब ये विसर्ग संधि के चारों लोप आज खत्म हो रहे हैं, हम विसर्ग संधि के चारों वेदों को एक साथ हम सारणी के रूप में समझेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तीसरा नियम क्या आएगा, तीसरा नियम इसका, एतद, एतद दत्तो है सुलोपो एकोरन क्षमाशे हली, बड़ा नियम है थोड़ा सा ये। एतद दत्तो, देखो क्या लिखा है, एतत दत्तो, इसमें लिखा था एतत और तत है, एतत के बाद में, तत का मतलब बाद में, एतत तत, खोल के समझा देंगे इसको हम आपको। एतत दत्तो है, ये हो गया। इसके बाद में लिखा था सुलोपो एकोरण है, सुलोपो एकोरण है,
को, देखो ए अवग्रह का आ गया यहाँ पर, ए कौन सा आ गया, ए यहाँ पर अवग्रह का आ रहा है, और ए के बाद में हम क्या लिया, ए कोर्ण है, ए कोर्ण है क्षमा से हली, समा से, तो बहुत बड़ी चीज है ये, हली, हली का मतलब हो गया व्यंजन, हल प्रत्याहार, व्यंजन पूरे व्यंजन आ गए, हल में पूरे व्यंजन आ गए। अब देखो ध्यान से, एतदत्थों का मतलब क्या हो गया, ये ले लिया हमने एतत्, तत है, तो एतत् में कौन कौन सी चीजें आ गई, एतत् में जो चीजें आ गई वो है एस है और स है, क्लियर। ये तो इधर की चीज हो गई पूर्व पद, ये क्या हो गया, अब देखो नियम अपने आप बढ़ाएंगे हम, पूर्व पद में क्या आना चाहिए, एस है और स है, क्लियर। एतत् से उठ गया है, अरे सही है बिल्कुल, एतद में क्या आ गया, एस है आ गया और से आ गया, तो पूर्व पद में तो क्या होना चाहिए ये, अब पर पद में क्या होना चाहिए, पर पद में लिखा वही क्या, देखो ए कोर्ण है हली समासे, ए कोर्ण है हली समासे, तो इस नियम के अनुसार देखो ऐसा और स तो इधर आ ही गया, और जब ऐसा और स आएगा तो उनमें विसर्ग भी आएगा, भाई जब ऐसा के विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है, ये इधर आ रहा है। अब रही इधर की बात, तो पर में क्या है, ए के अतिरिक्त, ए नहीं होना चाहिए, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर और कोई भी व्यंजन हो सकता है, लिखा हुआ ना, सुलोपो, से का लोप हो जाएगा, मतलब विसर्ग का लोप हो जाएगा, ए अक है, अक का मतलब यहाँ पर कौन हो गया, ए हो गया, और पूरे इसमें स्वर आ रहे हैं, और क्या आ रहा है इसमें, हली, हली का मतलब होता है हल प्रत्याहार, हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, पूरे व्यंजन आते हैं, हल प्रत्याहार में क्या आते हैं, पूरे व्यंजन। तो नियम, छोटा सा नियम क्या हो गया, इधर तो कौन आ रहा है, स और एस है, क्लियर। इधर इधर ए नहीं आएगा, इधर कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, और ए के अलावा पूरे स्वर आ सकते हैं और पूरे व्यंजन आ सकते हैं, पूरे कौन आ सकते हैं, स्वर भी आ सकते हैं और पूरे व्यंजन भी आ सकते हैं, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब हम सत्व संधि पढ़ रहे थे तो सत्व में ये चीजें नहीं आ रही थी, दोनों इधर नहीं आ रही थी, अब ये इधर आ रही, तो सत्व होगी नहीं। उत्व इसलिए नहीं होगी कि यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है, ए नहीं आ रहा है, उत्व नहीं होगी। तो इस नियम को मैं समझा के, लिख के समझा देता हूँ एक बार आपको। तो इधर कौन आना चाहिए, इधर ए नहीं आना चाहिए, बस ए के अलावा कोई भी स्वर प्लस कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है। यहां संधि क्या बनेगी, विसर्गस्य लोप है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, देखो इस नियम को हम लिख के देखेंगे, इस नियम को हमें लिख के देख लेते हैं। तो चलो लिख लेते हैं फिर। तो देखो लिखेंगे नियम को, तो इस नियम के अनुसार यदि विसर्ग के पहले नियमानुसार विसर्गस्य पूर्वम, या मतलब विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग के पहले से मान लो, क्योंकि विसर्ग आ गया ना यहाँ पर, तो से और एश शब्द तथा विसर्ग के पश्चात, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर, ए के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण, कोई भी स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण आने पर संधि करते समय, व्यंजन वर्ण आने पर संधि करते समय विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। और जब विसर्ग का लोप हो जाता है तो उस संधि का नाम भी क्या होता है, लोप विसर्ग संधि। नियम बिल्कुल आपके सामने है, देख लो आप कि यदि विसर्ग के पहले क्या हो, एस है और स हो, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद में ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो सकता है और कोई भी व्यंजन हो सकता है,
वहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, वहाँ विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसके हम सूत्र, इसे उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण देखो, इसके उदाहरण है आपके सामने। चलो ये उदाहरण इसके भी ले लेते हैं, फिर एक चौथा नियम और बचेगा आपके सामने। इसके उदाहरण हम ले लेते हैं। ऐसा धन इच्छति, ऐसा है धन इच्छति, ऐसा सर्वनाम शब्द है ये, ऐसा धन इच्छति कर सकते हैं। कुछ नहीं है, कौन सा ऐसा और से वाला से आगे दर मूर्धन्य से है, इसके बाद में एक के अतिरिक्त शब्द हैं, कुछ नहीं करना, केवल विसर्ग का लोप करना है। विसर्ग का लोप कर कहेगा एस इधर आ जाएगा और इच्छति इधर आ जाएगा, ये संधि बन जाएगी एस इच्छति। कहीं कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि हमने नियम पहले पढ़ लिया, और जब नियम पहले पढ़ लिया हमने नियम को समझ लिया। नियम को अगर हमने पढ़ लिया और नियम को अगर हमने समझ लिया तो संधि बनाते समय हमारे अब कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, संधि हमारे दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। भाई संधि होगी कैसे, क्योंकि हमने पहले नियम को समझा है, नियम को समझा है, नियम को जाना है, तब ये संधि बनी है। आगे देखो इसका और उदाहरण, बाकी उदाहरण अब आप बनाओगे, मैं आप वाले उदाहरण भी यहाँ लिख देता हूँ 3-4 और। ऐसा धन गच्छति ले लो, ऐसा धन गच्छति, ऐसा धन गच्छति हो गया। आगे ले लो स धन, स भी तो आ सकता है ना, तो लिख दो सधन शंभु, सधन शंभु ले लिया आपने। स करो तो ले, ऐसा है विष्णु, यह विष्णु है, ऐसा है विष्णु है, ये ले लो, ऐसा विष्णु हो गया। कुछ भी ले सकते, कोई भी स्वर आ सकता है। स करोति, सह धन करोति, ये ले लो। स पठति, ऐसा पठति, कुछ, ये खूब उदाहरण है जहां पर इधर ऐसा और सा आना चाहिए और वहां पर ए के अलावा सब कुछ आ सकता है। अब ये नहीं कहोगे आप सर इसमें तो ए आ गया, नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर पहले ग आ गया, और ग भी देखो ए कैसे नहीं आया, यहाँ पर पहले कोण बाद में कोण, तो बताइए यहाँ पर पहले क्या आया है, ये, बाद में क्या आया है, ए। क्लियर है ना। अब ये देखो इसमें तो ई आ गया, ई आ गया, चलो ठीक है, इसमें तो ए आ गया, लेकिन ए कब आ गया, वो बाद में आने पर, लेकिन ए के पहले कौन आ रहा है, ग आ रहा है। ए के पहले कौन आ रहा है, ग। इसलिए ये नियम चलता है कि विसर्ग के पहले स हो सकता है, विसर्ग के पहले ऐसा हो सकता है, और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी व्यंजन वर्ण आ सकता है। वहां पर संधि करते समय विसर्ग से लोप भवति, विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चौथा सूत्र देखते हैं उसका। चौथा नियम, नियम नंबर 4, कौन सा नियम है, नियम नंबर 4 देखेंगे हम इसके। तो नियम नंबर 4 में चलो, नियम नंबर 4 रोरी है, कौन सा है, रोरी है। रो का मतलब हो गया रे का, और री कहाँ है, जब रोरी में क्या चीज है, रो में रे पहले आ रहा है, इस री में सप्तमी है, और जहां री में सप्तमी है वो पद कब आता है, बाद में। तो इधर कौन होना चाहिए, रे, उधर भी कौन होना चाहिए, रे। ठीक है, रे के बाद में रे आने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। कितना छोटा सा सूत्र है, इधर कौन है, रे, उधर कौन है, रे, कितना छोटा सा सूत्र है। इस छोटे से सूत्र से संधि बनी है रोरी। संधि का नाम कौन सा है, लोप विसर्ग संधि। अब इधर रे कैसे होगा, हमने पहले पढ़ा है कि इधर रे कब होता है, ऋतु संधि पढ़ी है, मतलब विसर्ग के स्थान पर पहले देखो क्या चीज है कि स होता है, किसका, सु प्रत्याहार का। हमने जब सत्व संधि पढ़ी है वहां पर सु प्रत्याहार का स सजुसो रू है, हमने पढ़ा ना, अरे हमने पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, स सजुसो रू है, वहां पर जो सजुस का जो सु था, उस सु में इकी हम समझा रहे थे एक बार आपको, हमने ये संधि पढ़ी आपके सामने। मान लीजिए जो संधि है निषेधन चल है, यह ऋतु संधि मान लो, ऋतु संधि पढ़ी, तो ऋतु संधि में हमने क्या पढ़ा था, देखिए जैसे लिख लिया ज्योति है, धन गमय है, ये था। अब जब ज्योति था यहाँ पर, तो ज्योति के अंदर पहले जो पद लगा था, इसको पद बनाने के लिए, इस ज्योति शब्द को पद बनाने के लिए इसमें क्या लगा था, सु प्रत्याहार लगा था। जब सु प्रत्याहार लगा था तो शब्द क्या बना था, ये तब बना था ये ज्योति, और श इधर कौन था, गमय है,
रुत्व संधि पढ़ रहे थे तब। अब ये सूका से, ये सूका से आया, ये सु आया किसी पद को जब हम शुभ दिगंतम पदम के अनुसार जो पहली व्यक्ति में प्रथमा व्यक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्याहार लगता है? राम। अगर राम शब्द की हम प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनाएंगे तो उसमें जो शुभ प्रत्याहार लगता है वो होता है राम है। तो यहाँ पर कौन हो गया? ज्योति है। समझ गए? ये सु विसर्गी है। ये सु क्या है? ये सु विसर्गी है। ये स कौन है? ये विसर्गी है। यहाँ सु में से उ की इत संज्ञा हो गई थी तो स आ गया। फिर हमारे सामने सूत्र कौन सा आया? सु सजुसो रु है, मतलब स के स्थान पर र हो जाना। तो स के स्थान पर यहाँ पर क्या होता? रु है। तो यहाँ पर रु हुआ था, रु में इ की इत संज्ञा हुई थी और रे। ये रे किसका है? ये रे विसर्ग का ही है। ये रे किसका है? ये विसर्ग का ही है। और ये जहाँ पर जो रे आ रहा है ये रे यही है, मतलब इस रे के स्थान पर, इस रे के स्थान पर, या ये बोल दो इस विसर्ग के स्थान पर। क्लियर है कि नहीं? इस रे के स्थान पर या इस विसर्ग के स्थान पर। लेकिन एक चीज और, अवयव नहीं होना चाहिए, अवयव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवयव पद कहाँ चले गए थे? अवयव में देखो, अवयव हमने पढ़ा है उत्व में नहीं होता, उत्व में नहीं था ना, तो ध्यान रखना उत्व में अवयव कभी नहीं होना चाहिए। रुत्व में अवयव आ रहा था, पितृधन वंदी आ रहा था, पुनर्धन अपी आ रहा था, वो चीज सही है। विशेषण शब्द कभी नहीं यहाँ पर आता है, इसको हम समझेंगे। देखिए क्या समझ रहे हैं? इधर कौन सा होना चाहिए? विसर्ग से बना हुआ रह। क्लियर है? इधर कोई भी शब्द किससे प्रारंभ होना चाहिए? रे से। रे के बाद में रे आने पर विसर्ग से लोप है। विसर्ग का लोप, इसका नियम, दो नियम है इसमें। विसर्ग का लोप तो होगा ही होगा, लेकिन पूर्व पद का जो अंतिम पद है, पूर्व में जो अंतिम पद था या विसर्ग से पहले जो पद था वो दीर्घ भी होता है। वो क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। अगर पहले से दीर्घ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वहां पर ह्रस्व है तो उसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। इस पद को, इस नियम को लिखा रहता हूं मैं, पूर्व पद के अंत में विसर्ग से बना रहे। नियम क्या है? पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में विसर्ग से बना रहे। विसर्ग से बना क्या? रे। विसर्ग से बना रे, तथा पर पद में, पर पद में प्रारंभिक, प्रारंभ में रे होने पर, र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। र होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा पूर्व पद का अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग का लोप तो होगा ही होगा। विसर्ग के लोप के साथ साथ जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण था, जो विसर्ग के पहले जो वर्ण था, वो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ। क्लियर? नियम देख लिया आपने। अब इस नियम को हम समझ लेते हैं उदाहरणों की सहायता से। चलो देखो जी, देखो ये भी देख लेते हैं। और ये मान लीजिए आपकी विसर्ग संधि, जो संधि का लगभग अंतिम पड़ाव चल रहा है, संधि खत्म है लगभग यहाँ पर। इसका जो पहला देखते हैं भानु है, क्या देखते हैं? भानु है धन राजते। अब ध्यान से इसको समझ लेते पहले एक बार। हमने यहाँ पर मान लो विसर्ग नहीं लगाया, ठीक है? अब विसर्ग नहीं लगाते तो हम पद बनाएंगे, क्योंकि भानु तो एक हिंदी का शब्द है। इसको मैं संस्कृत में पद बनाने के लिए शुभ दिगंतम पदम विभक्ति लगानी पड़ती है। और विभक्ति क्या बनेगी? राम अगर शब्द है तो हिंदी है, हम संस्कृत बनाएंगे तो क्या बनेगा? राम है। तो राम में जो विसर्ग लगा है वो शुभ दिगंतम पदम का लगा है, और वो लगने के बाद राम क्या बना है? पद बना है। तो इसी प्रकार भानु है तो यहाँ विसर्ग लगेगा, सु प्रत्यय लगेगा। तो सु में से हम पहले पढ़े थे उ की इत संज्ञा होती है, तो उ की इत संज्ञा तो वहां पर स बचेगा। फिर नहीं होता है स सजुसो रू, स के स्थान पर रू हो जाना, तो यहाँ पर स के स्थान पर रू हो जाएगा। रू में से क्या? उ की इत संज्ञा हो जाएगी। जब उ की इत संज्ञा होगी तो यहाँ पर क्या बचेगा? रे। रे कौन सा बचेगा? ये।
तो इस रे को हम मान लीजिए यहाँ क्या मान लेते हैं हम, विसर्ग। अब देखो संधि समझाने वाले कैसे समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, भानु रे राजते, इसे समझाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे देख लो आप। लेकिन ये समझना कि ये है क्या चीज, असलियत में ये विसर्ग है। असलियत में क्या है, असलियत में विसर्ग है, केवल यहां पर प्रदर्शन करने के लिए ये आज रे है। ये आज कौन है, रे है। रे क्यों है, क्योंकि आज ये संधि की तैयारी में है, तैयारी करने के लिए इसने आज रे का रूप धारण कर ले लिया। बाकी है असलियत में ये क्या, विसर्गी। जो है ये वही है, जो है ये वही है, और ये क्या है, ये विसर्ग है। ये क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। रे क्या है, रे विसर्गी है। अब देखो रे का विसर्ग बन गया तो सूत्र में क्या लिखा हुआ है, रोरी। रे के बाद में रे होने पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ठीक है, ये हो गया भानु। अब देखो हम सूत्र में क्या समझे, अंतिम पूर्व पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो जाएगा। तो पूर्व पद कौन सा है, पूर्व पद ये है, इस पूर्व पद का अंतिम वर्ण कौन सा है, ऊ, और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। संधि क्या बन जाएगी, भानु राजते। बोलो जी, आ गया समझ में। और देख लो, इसका और देखने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण, निधन रोग है, नी है धन रोग है, देख लिया। विसर्ग के पहले कौन है, नी, और नी के बाद में क्या बन गया, विसर्ग, और विसर्ग के स्थान पर क्या होता है, रे होता है। ठीक है, तो इस रे का लोप हो जाएगा। जब रे यहां से चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नी, और ये क्या जाएगा, रोग है। संधि क्या बन जाएगी, नी रोग है। क्लियर, दोनों तरफ रे होने पर, या हम मान लो विसर्ग होने पर। अब ये नहीं इधर क्या आना चाहिए, इधर देखो राम भी आ सकता है, प्रथम व्यक्ति है यहाँ पर अधिकतर, क्या आएगा, प्रथम व्यक्ति। पुनः भी आ सकता है, पुनः धन अत्र, तो ये उस ऋतु में चलेगी पुनः धन। या ये मान लो आप हरि धन रम्य है, उदाहरण इसके और लिख ले लो, हरि है, पहली व्यक्ति है नहीं, पद हो गया ये, हरि है धन रम्य है, इसमें सुप्रत्यय है, सुप्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय, सुप्रत्यय। पुनः धन रमते, पुनः धन रमते, ठीक है। पुनः धन रमते की और ले लो उदाहरण, निधन रश ले लो, नी है धन रश है। लगभग उदाहरण, खूब उदाहरण हो गए। शंभु धन राजते, शंभु है धन राजते, सब संज्ञा शब्द और उपसर्ग बताए जा रहा है इसमें। अब ध्यान से देखना, इधर क्या है, री, ने, नीस, भू, इनके हमें दो दो काम करना है। कि ये एक बात नहीं कि आप संधि ये बना के छोड़ दो, भाई ये लो निधन रोकी सरने का लो विसर्ग संधि, और आप इसकी संधि क्या बना रहे हो, ये नी कर दिया, ये रो कर दिया, ये संधि बन गई। गलत, ये गलत कहाँ है, क्योंकि हमने विसर्ग का तो लोप कर दिया, लेकिन विसर्ग का लोप करने के बाद इसको हमें दीर्घ भी तो करना पड़ेगा। तो दीर्घ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ दीर्घ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए उदाहरण समझ सकते हैं आप, जब विसर्ग का लोप होगा री बड़ी हो जाएगी, विसर्ग का लोप हो जाएगा, ये ए है, न पहले है, ए बाद में, तो ए का क्या हो जाएगा, आ, तो न का क्या हो जाएगा, ना, पुनः आ हो जाएगा। यहाँ नी बढ़ी जाएगी, यहाँ पर उ की मात्रा भी दीर्घ हो जाएगी। तो इस प्रकार हमें जो संधि के भेद पड़े हैं, हमने चारों आदि नियम देख लिए हैं लोप विसर्ग संधि के। इन चारों नियमों को देखना है, ढंग से देखना है, वीडियो को कम से कम 2-3 बार जरूर देखना है, संधि समझनी है। तो संधि हर कंपटीशन लेवल की चीज़ है। देखिए आप संधि को हल्के में नहीं लेना है, हालांकि चीज़ हल्की होती है, लेकिन हल्की चीज़ को भी हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए। हमें आराम से तसल्ली के साथ बैठ के वीडियो को देखना है। 2-3 बार देखो, 2-3 बार देखने के बाद बिल्कुल सरल नजर आ जाएगी। आज तक संधि से डराया गया होगा, ये डरने की चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार है मित्रों, आज हमारा संधि का जो तीनों भेद है, तीनों जो टॉपिक थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों कंप्लीट पूरे हो गए हैं। अब एक संधि का वीडियो और होगा अभी, और वो वीडियो ये होगा कि विसर्ग संधि के चारों नियम एक साथ, सत्व के, उत्व के, रुत्व के और लोप के, ताकि कंफ्यूजन जहां हो रहा है अलग अलग, वो कंफ्यूजन वहां पर बिल्कुल साफ हो जाएगा। हम एक संधि पढ़ते हैं वो सरल लगती है, हम दूसरी पढ़ेंगे अकेली वो सरल लगेगी, हमने उत्व पढ़ी वो सरल लगी, हमने आज ये पढ़ी ये सरल लगी, लेकिन जैसे चारों संधियां एक साथ आ गई, कंफ्यूज नहीं होना है। हम चारों संधियों को एक साथ बताएंगे, जहां पर आपकी जो कंफ्यूजता है
जो शंका है वो दूर हो जाएगी। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।